हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में 14 फरवरी आपके दोनों शिफ्ट के एग्जाम हो चुके हैं और दोनों शिफ्टों का एनालिसिस लेकर हम आपके लिए आ चुके हैं। गाइस, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के दोनों के क्वेश्चंस हमें मिले हैं जो कि हम इस वीडियो में कवर करेंगे। आपको बता दें, अगर आपने इससे पहले इस चैनल पर विजिट नहीं किया है, पहली बार इस चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को आप दबा दीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहे। इसके अलावा अगर आप पीडीएफ चाहते हैं इस वीडियो की तो आप टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पर भी इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो फर्स्ट शिफ्ट जो है इसमें हमें फर्स्ट शिफ्ट के लगभग सभी जो क्वेश्चन है ये पता चल चुके हैं आज की इस वीडियो में, और सेकंड शिफ्ट के जो रेडियो का आपका पेपर हुआ इसके भी क्वेश्चन हमें मिले हैं जो कि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट शिफ्ट की। फर्स्ट शिफ्ट में आपका पहला क्वेश्चन बना है बरगी बांध से रिलेटेड कि बरगी जो डैम है ये किस नदी पर स्थित है। तो ये नर्मदा नदी पर स्थित है, जबलपुर में स्थित है। इसका निर्माण काम 1974 में शुरू हुआ था और 1990 में इसका जो है पूरा ये हो चुका था। इस जल विद्युत उत्पादन जो संयंत्र है इसमें केवल 90 मेगावाट बिजली उत्पन्न हो रही है। वर्तमान में 45 मेगावाट की 2 स्वतंत्र इकाइयां स्थापित यहाँ पर की गई है। और अगर इसकी ऊंचाई पूछी जाए तो 69 मीटर इसकी ऊंचाई है, लंबाई 5.4 मीटर, 5.4 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है बरगी बांध की, जो कि इसके बारे में हमने पूरी डिटेल आपको बता दिया। अगर आगे से क्वेश्चन यहाँ से बना तो आप आसानी से बना लेंगे। क्लियर है? इसके अलावा गाइस, यहाँ से देखिए जो है ये बांध वाला वीडियो हमने आपको पहले ही दे दिया है, जिसकी जुगाड़ प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है। देखिए, ये जो राज्य है इसकी सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है, हरियाणा है आपका। देखिए, हरियाणा आपको ऑप्शन में मिला था, बाकी इनमें से पांचों में से ऑप्शन में 3 मिले थे, एक हरियाणा था, तो हरियाणा आपका सही जवाब रहेगा। इसकी सीमा एमपी से नहीं लगती है। एमपी की जो सीमा लगती है 5 राज्यों से लगती है, उत्तर प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, गुजरात से, राजस्थान से और मध्य प्रदेश से। क्वेश्चन आपके कंफ्यूज करके किए जाते हैं। देखिए, उत्तर में उत्तर प्रदेश से लगती है, और ये पूर्व जो साइड है इसमें छत्तीसगढ़ से लगती है, और महाराष्ट्र से दक्षिण में लगती है, गुजरात और ये जो आपका राजस्थान है इसकी सीमा पश्चिम और पूर्व में लगती है। तो इस तरह से आपको थोड़ी सी चीजें ध्यान रखना होगा, क्योंकि क्वेश्चन इस तरह से भी आपके पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका कि इंदौर के राजवाड़ा जो महल है इसका निर्माण किसने करवाया था। देखिए, इंदौर में है राजवाड़ा महल और इसका निर्माण अहिल्याबाई ने करवाया था, अहिल्याबाई होलकर ने। राजवाड़ा जो महल है ये नगर के बीचों बीच स्थित है। होलकर शासन के दौरान यह बना था और वे यही शासन जो है इसी महल से शासन चलाते थे। इंदौर के हृदय का पर्याय राजवाड़ा जो होलकर है साम्राज्य के विगत सौंदर्य का मुख गवाह रहा है। यह 2 सदी प्राचीन 7 मंजिला ऐतिहासिक राजमहल है। मुस्लिम, मराठा और फ्रेंच शैलियों के समन्वय से ये बना है। ध्यान रखिएगा, 7 मंजिला भवन ये इमारत या महल ये है, राजवाड़ा महल 7 मंजिला है। क्वेश्चन इस तरह से भी बन रहे हैं। राजवाड़ा महल की निचली 3 मंजिलें पत्थर और ऊपरी मंजिल जो है लकड़ी से निर्मित है। तो ये जो लकड़ी से निर्मित है इसमें कई बार आग के हवाले हो चुकी है। तो राजवाड़ा अपने इतिहास में 3 बार जल चुका है। 1984 में लगी आग अंतिम आग से भीषण क्षति पहुंचाई। आज केवल बाहरी जो हिस्सा है इसका, जहां से हमें नजारा देखने को मिलता है बाहर का, ये यथावत है, बाकी अंदर का पूरा जो है जल चुका है। राजवाड़ा होलकर राजवंश के शासकों का ऐतिहासिक हवेली थी। इस महल का निर्माण लगभग 200 साल पहले हुआ था। राजवाड़ा को होलकर महल के नाम से भी जाना जाता है। और महल में एक बड़ा जो है एक से बड़ा से हॉल है, एक जिसे गणेश हॉल के नाम से जाना जाता है, जहां पर विशेष आयोजन यहाँ पर किए जाते थे। तो ये चीज रही राजवाड़ा के बारे में, जो कि हमने पूरी आपको डिटेल बता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि IFWM का पूरा नाम क्या है, और एक बता रहे थे ISWM दे रखा था। देखिए, दोनों का हम आपको बता दें। देखिए, अगर आपसे IFWM का पूछे तो इंस्टीट्यूट फॉर फॉरेस्ट एंड वाटरशेड मैनेजमेंट होता है IFWM का, और अगर आपसे पूछा जाए ISWM का तो इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। इसी तरह एक और वर्ड होता है IFWM, ये हमने आपको बता ही दिया, इंस्टीट्यूट फॉर फॉरेस्ट एंड वाटरशेड मैनेजमेंट होता है। इसी तरह से एक और वर्ड होता है आपका IFTM, इसका होता है इंस्टीट्यूट फॉर फॉरेन ट्रेड एंड मैनेजमेंट। तो इन तीनों चारों का हमने आपको बता दिया है, जो भी आपके ऑप्शन में एग्जाम में आया था वो बड़े आराम से आपको पता चल चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे। जयप्रकाश नारायण सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा एवं कुछ अन्य लोगों ने मिलकर जुलाई 1931 में बिहार में समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी। 1933 में पंजाब में एक समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका MPRDC यानी मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम किसके अंतर्गत आता है। फिर मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम किसके अंतर्गत आता है। MPRDC पूछा था आपसे, तो मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड जिसको MPRDC बोलते हैं, और ये मध्य प्रदेश राज्य सरकार का एक उपक्रम है। तो ये पहली बात तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत आएगा राज्य सरकार के। अब ऑप्शन क्या मिले थे ये पता नहीं चला है। जो मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों के 22,000 किलोमीटर से अधिक के नेटवर्क के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होता है, और मध्य प्रदेश राज्य में एक अच्छा सड़क नेटवर्क भी अवेलेबल है। तो ये चीज रही। अब ऑप्शन में क्या मिले थे ये अगर पता चलता है तो इसका राइट आंसर भी हम आपको बता देते। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया सरपंच की जो मृत्यु होने पर कितने समय के अंदर दोबारा से चुनाव कराने किए जाते हैं और सरपंच की नियुक्ति की जाती है। इस तरह से क्वेश्चन आपका दे रखा था। तो गाइस 6 माह यहाँ पर होता है, जब से रिक्त होता है सरपंच का पद रिक्त होने के 6 माह के अंदर
चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराकर नियुक्ति की जानी आवश्यक होती है। तो ये चीजें रही। पंचायती राज अधिनियम का तहत किसी भी ग्राम पंचायत में सरपंच का पद रिक्त हो जाने पर अगले 6 माह में उपचुनाव कराकर नए सरपंच का निर्वाचन कराने का प्रावधान किया गया है। तो आपका 6 माह जो है ये सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की जनजाति कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की जो जनजाति है इसका नाम है मारिया जनजाति। ये मध्य प्रदेश की जनजाति है। बाकी मूडिया भी दे रखा था आपको, वो 2 और ऑप्शन दे रखे थे, उसमें मारिया आपका सही जवाब रहेगा। ये मध्य प्रदेश की जनजाति है। 2011 की जनगणना के अनुसार जनजातियों का प्रतिशत मध्य प्रदेश में 21.1% है। लगभग 24 जनजातियां यहाँ निवास करती है। अगर इनकी उपजातियों के अभी हम इंक्लूड कर ले तो कुल 90 जनजातियां हो जाती हैं। क्लियर? और मध्य प्रदेश में लगभग 1.53 करोड़ जनसंख्या इन जनजातियों की है, जो अब भी भारत में सर्वाधिक है। तो 1,53,00,000 जनसंख्या है, ध्यान रखिएगा जनजातियों की। मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियों में भील जनजाति, गोंड, बेगा, होल, मारिया, सहरिया, सऊर, पनिका, अगरिया, खेरवार, बरेला, भिलाला, पटलिया, नगारची, प्रधान, सोलहास, ये जो सभी जनजातियां हमने बताई है ये सभी पाई जाती है। इसके अलावा और भी कुछ कई सारी जनजातियां हैं, जैसा कि हमने आपको बताया है। लगभग कितनी जनजातियां? 24 जनजातियां यहाँ पर पाई जाती है। उनकी उपजातियों को भी मिला ले तो 90 जनजातियां होती है। तो ऑप्शन में आपको उपजातियां ही दे रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत भूटान से भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है? यानी भूटान से भारत की कितने राज्यों की सीमा लगती है? 4 राज्यों की सीमा लगती है भूटान से भारत के। तो भारत के वो 4 राज्य कौन कौन से हैं? पहले है आपका पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और असम। ये भूटान से अपनी सीमा को साझा करते हैं। भूटान के साथ भारत के असम राज्य की सीमा सबसे ज्यादा लगती है, ध्यान रखिएगा। और भारत और भूटान की जो सीमा है 699 किलोमीटर है। असम की सीमा सबसे ज्यादा लगती है भूटान के साथ में, 267 किलोमीटर है। अरुणाचल प्रदेश की 217 किलोमीटर लगती है। पश्चिम बंगाल की 183 किलोमीटर और सिक्किम की 32 किलोमीटर सीमा भूटान से लगती है। तो ये भी आप नोट डाउन कीजिएगा। अगला क्वेश्चन बना है, इल्तुतमिश ने किस जलाशय का निर्माण करवाया था जिसके लिए उसे सम्मान दिया गया था? इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था और एक और टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसने हौज-ए-सुल्तानी नामक एक बड़े जलाशय के निर्माण के लिए सार्वभौमिक सम्मान प्राप्त किया था? और 110% क्वेश्चन आपका यही पूछा गया था, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको पूछा गया था। कुछ लोग बता रहे थे कि इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन हम पहले भी आपको करवा चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। टेस्ट सीरीज में भी हम आपको करवा चुके हैं। इल्तुतमिश आपका सही जवाब रहेगा। हौज-ए-सुल्तानी या राजाओं का जलाशय भी इसको बोला जाता है। 2 नाम है इसके, हौज-ए-सुल्तानी या फिर राजाओं का जलाशय। तो कुछ भी हो क्वेश्चन आप आसानी से समझना चाहिए। और यही क्वेश्चन आपका एग्जैक्ट पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसने हौज-ए-सुल्तानी नामक एक बड़े जलाशय के निर्माण के लिए सार्वभौमिक सम्मान प्राप्त किया? इल्तुतमिश आपका सही जवाब रहेगा। अगर इल्तुतमिश इधर दे रखा हो तो इधर आपका हौज-ए-सुल्तानी आ जाएगा। क्लियर है? और यहाँ व्यापक रूप से माना जाता था कि न्यायपूर्ण राजा का शासन बहुत ही अधिक युग तक होगा जब आकाश वर्षा को रोक नहीं पाएगा। देखिए उसी समय टंकियां, जलाशयों का निर्माण कर बहुमूल्य जल उपलब्ध कराने की अत्यधिक प्रशंसा की गई। सुल्तान इल्तुतमिश ने दिल्ली ए कोहना के ठीक बाहर एक बड़े जलाशय के निर्माण के लिए सार्वभौमिक सम्मान प्राप्त किया। तो दिल्ली ए कोहना के ठीक बाहर इन्होंने सम्मान जो है ये जलाशय का निर्माण करवाया था इल्तुतमिश ने, और इसे हौज-ए-सुल्तानी या राजाओं का जलाशय कहा जाता था। इल्तुतमिश 1211 से 1236 तक शासन किया इसने, और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद सिंहासन पर यह बैठा था। और यह मामलुक राजवंश से संबंधित दिल्ली सल्तनत के तीसरे शासक थे। इसने गाइस 40 वफादार गुलाम अमीरों का एक दल गठित किया था, जिसको 40 चौबीला चिलगहानी के नाम से या फिर 40 के नाम से जाना जाता है, 40 के नाम से। तो ये जो है ये जो दल गठित किया था, इससे एक दिन क्वेश्चन और बन चुका है कि चहलगामी की स्थापना किसने की थी? इल्तुतमिश के द्वारा ही की गई थी। और कुतुब मीनार से भी क्वेश्चन बन चुका है आपका, आई थिंक ताजमहल या लाल किले से बना है। कुतुब मीनार से भी क्वेश्चन बन चुका है, कहां पर है, कब बना है, किसने बनवाया, इस तरह से क्वेश्चन बन चुका है। इल्तुतमिश ने इसका निर्माण पूरा किया था। अगला क्वेश्चन है, असम का लोकगीत कौन सा है? देखिए असम जो है इसका लोकगीत हमें ऑप्शन नहीं मिला है कि आपको दे रखा था, बट ये जो सभी लोकगीत है ये असम के, ये श्रम गीत, बिहू गीत, बिहू नाम, नीचू कोनी गीत, गाय नाम और देह विचार गीत, देव देवी गीत और 12 महीनों के गीत, मलिता, जूना, खेल गीत, मेंढक की शादी के गीत, नैसर्गिक गीत, विवाह के गीत, ओजापाली के गीत, दरिद्रता और विद्रोह के गीत, ये सभी गीत असम के हैं। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को की विश्व धरोहर में मध्य प्रदेश के किस पर्यटन स्थल को शामिल किया गया है? इस तरह से कोई क्वेश्चन पूछा गया। हाल ही में दे रखा था कि हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर में किसे शामिल किया गया है, किन 2 स्थानों को शामिल किया गया है, इस तरह से क्वेश्चन दे रखा था। अगर गाइस हाल ही की बात करें तो हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर की संभावित सूची में मध्य प्रदेश के 2 स्थल शामिल हुए हैं, जिनमें एक नर्मदा घाटी पर स्थित है भेड़ाघाट लंबेर घाट, और दूसरा है आपका सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। इन दोनों को शामिल किया गया है। अगर थोड़े से टाइम और पहले की बात करें तो ग्वालियर और ओरछा को शामिल किया गया था, 2 यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इनको शामिल किया गया था। और ये यूनेस्को की जो अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम था, इसके तहत इनको वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में सूची में शामिल किया गया था, ग्वालियर और ओरछा को। हो सकता है अब आपको ऑप्शन में ग्वालियर और ओरछा मिला था, या भेड़ाघाट लंबेर घाट या सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मिला था। जो भी मिला था हमने आपको क्लिक करके बता दिया दोनों आंसर। दोनों सिचुएशन में आपके जो आंसर रहेंगे, अगर इनमें से ऑप्शन मिला हो तो ये आपका राइट आंसर रहेगा, इनमें से मिला हो तो ये राइट आंसर रहेगा।
देखिए अगर हम बात करें गाइस कि ग्वालियर और यूनेस्को ओरछा जो है, इनको यूनेस्को ने अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम के तहत वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के रूप में शामिल किया है। साल 2021 में यूनेस्को की टीम मध्य प्रदेश में आएगी और यहाँ की हेरिटेज संपदा को देखकर मास्टर प्लान तैयार करेगी। और ये चीजें हैं ये जो कि अभी हाल ही में हुई है, तो इनको जो है ये विश्व धरोहर की संभावित सूची में इनको शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा है 2021 में विश्व खाद्य पुरस्कार किसने जीता है? तो ये डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह ने जीता है। ध्यान रखिएगा इनका नाम। भारतीय मूल की वैश्विक पोषण विशेषज्ञ है डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह और थिएटर्स ने प्रतिष्ठित 2021 विश्व खाद्य पुरस्कार इन्होंने जीता है और उन्हें विश्व भर में लाखों लोगों के लिए पोषण, स्वास्थ्य, आजीविका में सुधार करने के लिए मत्स्य आधारित खाद्य प्रणालियों को आगे बढ़ाने में उनकी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार दिया गया है, विश्व खाद्य पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है मध्य प्रदेश में सड़क किसके द्वारा बनाई जाती है? सड़क निर्माण के लिए जो कौन सी संस्था होती है ये उत्तरदायी होती है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया। गाइस देखिए दो तरह से इसके ऑप्शन आंसर आ सकते हैं। मध्य प्रदेश में सड़क किसके द्वारा बनाई जाती है, इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो ये देखिए मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण एक बनाया गया है मध्य प्रदेश में। कब बनाया गया ये? तो मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के क्रियान्वयन के लिए मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण बनाया गया है। ये एक संस्था है और एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी इसमें होता है जो कि प्राधिकरण का प्रमुख होता है और प्राधिकरण का एक सामान्य निकाय होता है जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करते हैं। तो अगर ऑप्शन में आपको देखें मध्य प्रदेश में सड़क किसके गांवों में सड़क जो बनाई जाती है प्रधानमंत्री के तहत, वो किसके द्वारा बनाई जाती है? तो वो तो मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के द्वारा बनाई जाती है। ऑप्शन आपको मिले थे मध्य प्रदेश सड़क परिवहन, मध्य प्रदेश सेतु परिवहन, इस तरह से ऑप्शन मिले थे। और दूसरी सिचुएशन इस क्वेश्चन की ये रहेगी कि मध्य प्रदेश में जो सड़क बनाई जाती है किसके सहयोग से बनाई जाती है, इस तरह से। तो IRDS का सही जवाब रहेगा, इंडियन रोड डेवलपमेंट अथॉरिटी। क्लियर है? दोनों सिचुएशन में आपको राइट आंसर बता दिए हमने। अब क्या आपका राइट आंसर है और क्या एग्जैक्ट क्वेश्चन मिला था वो आप क्लिक कर सकते हैं। देखिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना यह भारत में एक राष्ट्रीय व्यापी योजना है जो असंबद्ध गांवों को सभी मौसम में अच्छी सड़क संपर्क प्रदान करती है। इस ऑनलाइन प्रबंधन, निगरानी और लेखा प्रणाली को लागू करने के लिए लक्ष्य की पहचान करने और प्रगति की निगरानी के लिए GIS प्रणाली विकसित की गई थी। देखिए प्रक्षेपण जो किया गया था 15 अगस्त 2000 को और अटल बिहारी वाजपेयी जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जी इनके द्वारा प्राधिकरण की बात करें तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत आता है और मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण की अगर हम बात करें तो ये चीजें हैं हमने आपको पहले ही बता दी। और एक और है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। अगर इसका पूछा जाए कि ये किस मंत्रालय के तहत आते हैं तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत आता है, नोडल मंत्रालय ये इसका है। अगला क्वेश्चन पूछा गया मध्य प्रदेश में विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी सेज कितने हैं? देखिए मध्य प्रदेश में अब तक 10 विशेष आर्थिक क्षेत्र को अधिसूचित नोटिफाई किया गया है और इनमें से 2 क्षेत्र की स्थापना जो है हो चुकी है, एक आपकी धार में, दूसरी इंदौर में। पहली इंदौर में, दूसरी धार में, तो 2 तो हो चुकी हैं और बाकी के 8 के लगभग जो है अभी निर्माणाधीन है, अभी प्रस्तावित है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अलावा कितने अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं? गैस मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अलावा 2 और निर्वाचन आयुक्त होते हैं। देखिए निर्वाचन आयोग में मूलतः केवल एक चुनाव आयुक्त का प्रावधान था, लेकिन राष्ट्रपति की एक अधिसूचना के जरिए 16 अक्टूबर 1889 को इसे 3 सदस्यीय बना दिया गया था। इसके बाद कुछ समय के लिए इसे 1 सदस्यीय आयोग बना दिया गया और 1 अक्टूबर 1993 को इसका 3 सदस्यीय आयोग वाला जो स्वरूप था फिर से बहाल कर दिया गया। तब से निर्वाचन आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी IAS रैंक का अधिकारी होता है और मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु दोनों में से जो भी पहले होती है उन तक रहता है और इन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के SC के न्यायाधीशों के समक्ष दर्जा प्राप्त होता है और समान वेतन और भत्ते इनको मिलते हैं। तो आपका सही जवाब रहेगा अगर टोटल पूछे निर्वाचन आयोग में तो 3 होते हैं, एक आपका मुख्य निर्वाचन अधिकारी आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त। अगर आपसे पूछा जाए कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अलावा और कितने आयुक्त होते हैं तो 2 होते हैं निर्वाचन आयुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है कि मिट्टी की बारात ये रचना जो है किसकी है? तो मिट्टी की जो बारात रचना है ये शिवमंगल सिंह सुमन की है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है कि सिंधी छम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? गाइस लोक नृत्य से रिलेटेड 3 क्वेश्चन आपके पूछे गए, 3 क्वेश्चन आज पूछे गए लोक नृत्य से रिलेटेड और उसमें एक सिंधी छम पूछा गया कि ये जो लोक नृत्य है किस राज्य से संबंधित है। सिक्किम आपका सही जवाब रहेगा। सिंधी छम जो सिक्किम का एक लोकप्रिय मास्क नृत्य है और सिंधी छम में नृत्यों को एक रोएदार वेशभूषा में तैयार किया जाता है जो बर्फ के शेरों का प्रतीक है और कंचनजंगा चोटी को धन्यवाद देता है। सिंधी नृत्यों में विशेष रूप से 3 प्रकार के नृत्य होते हैं। पहला होता है सिंधी छेज, दूसरा होता है सिंधी टपरी और तीसरा होता है सिंधी झुमरी। तो इन तीनों में से आपको सिंधी छेज पूछा गया जो कि हमने सिंधी झुमरी इसको बोला जाता है जो कि हमने आपको बता दिया है। अगला है आपका क्वेश्चन पूछा गया नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश का सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो ये जबलपुर जिला 81.1% यहाँ की साक्षरता है। अलीराजपुर सबसे कम हो जाएगा जो कि हम आपको बताते भी हैं। एक क्वेश्चन आपसे बना है कि ट्रेजरी बिल क्या होता है, इस तरह से क्वेश्चन दिया था, या तो फिर क्या पूछा हो क्या होता है या फिर और कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, बस ट्रेजरी बिल ही था। ट्रेजरी जो बिल होता है इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन था। देखिए ट्रेजरी जो बिल होता है ये टी बिल भी बोलते हैं इसको, एक अल्प अवधि का अमेरिका सरकार का ऋण दायित्व तो ये होता है जो 1 वर्ष या कम की परिपक्वता के साथ ट्रेजरी डिपार्टमेंट द्वारा समर्थित है।
ट्रेजरी बिल आमतौर पर $1000 के मूल्य वर्ग में बेचे जाते हैं और बहरहाल कुछ गैर प्रतिस्पर्धी बोलियों में $50 लाख के अधिकतम मूल्य वर्ग तक ये पहुंच सकते हैं। ट्रेजरी जो होता है, इसका हिंदी अगर हम बात करें तो खजाना या कोषागार इसको बोलते हैं, राजकोष या वित्त विभाग भी इसको बोला जाता है। तो ये हिंदी प्रारूप है ट्रेजरी का। अगर हम ट्रेजरी बिल को, ट्रेजरी जो बिल है या फिर ट्री बिल है, इसको अगर भारत में अगर इसका देखें हम थोड़ी सी चीजें कि अगर भारत के फेवर में ये क्वेश्चन बना होगा तो किस तरह से चीजें आई होंगी। तो देखिए, भारत में केंद्र सरकार ट्रेजरी बिल और बॉन्ड या दिनांकित प्रतिभूतियां दोनों को जारी करती है। तो अगर कौन जारी करता है भारत में ट्रेजरी बिल, तो ये केंद्र सरकार करती है ट्रेजरी बिल और बॉन्ड या दिनांकित प्रतिभूतियां, जबकि राज्य सरकार केवल बॉन्ड या दिनांकित प्रतिभूतियां को जारी करता है, जिन्हें विकास ऋण या एसडीएल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बनाए, देखिए यहाँ पर जितने भी 20 क्वेश्चन आपसे जीके में पूछे गए थे वो 20 क्वेश्चन हमने आपको बता दिए हैं और क्वेश्चन जो है बताए हैं वो पूरे एग्जैक्ट क्वेश्चन है, बट हम मान सकते हैं कि क्वेश्चन का जो है पैटर्न थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। अब यहाँ पर हम जो है पेपर देने तो गए नहीं, तो हमें 100% सही क्वेश्चन जवाब मिल जाएगा, क्वेश्चन और आंसर। देखिए, जो है जिन्होंने जितना भी बता दिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए कि उन लोगों ने हमें इतना बताने की कोशिश की ताकि हमें इतने क्वेश्चन का लेवल पता चल चुका है। क्वेश्चन आगे पीछे हो जाते, मामूली बात है आगे पीछे होना, क्योंकि एग्जैक्ट क्वेश्चन किसी को भी याद नहीं रहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं साइंस की ओर। साइंस में पहला क्वेश्चन पूछा गया है, डिप्टीरिया रोग किससे होता है? तो ये एक बैक्टीरिया से होता है, कोराइन बैक्टीरियम डिप्टीरिया नामक वायरस बैक्टीरिया ये होता है, जिसके कारण ये डिप्टीरिया रोग होता है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कईयों बार अभी पूछा जा चुका है। डेली यानी 1-2 दिन छोड़कर हर दिन ये क्वेश्चन बन रहा है। डिप्टीरिया एक संक्रामक रोग है। यह रोग कोराइन बैक्टीरियम डिप्टीरिया के कारण होता है। एक क्वेश्चन बना है कि बिजली किससे उत्पन्न होती है? तो गाइस, बिजली वैसे तो आपको कोयला ऑप्शन में दे रखा था, बट ये जल, कोयला, तेल और गैस ऊर्जा इन सभी माध्यमों से उत्पन्न की जा सकती है। दाब का सूत्र आपसे पूछा गया कि दाब का सूत्र क्या होता है? P = F/A इसका सूत्र होता है दाब का, आप नोट डाउन कीजिएगा। एक क्वेश्चन संघ से पूछा गया। संघ से हर दिन 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप ध्यान रखिएगा। संघ से रिलेटेड हो सकता है आज भी 2-3 क्वेश्चन बने हों। एक क्वेश्चन ज्वलनशील पदार्थ से पूछा गया। ज्वलनशील पदार्थ जो होते हैं, जिन पदार्थों को जलाया जाता है, उस तरह से एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इसके अलावा नायलॉन क्या होता है, इस तरह से क्वेश्चन बना है। नायलॉन मानव निर्मित एक प्रथम पूर्णतः संश्लेषित रेशा है, जिसको पॉलीएमाइड से बना एक बहुलक कहते हैं। इसके अलावा प्रकाश विद्युत प्रभाव से क्वेश्चन बनाए। सेवाल से भी एक क्वेश्चन पूछा गया। इस तरह से साइंस का भी आपको अंदाजा लग चुका है। साइंस में वैसे कम क्वेश्चन याद रहते हैं, जितने बता दिए उतना ही हमें जो कि काफी पता चल चुका है इन क्वेश्चनों से। देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं सेकंड शिफ्ट की ओर। सेकंड शिफ्ट की अगर हम बात करें गाइस, तो गणित में जो क्वेश्चंस मिले हैं वो गणित में हमें एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाते हैं, और कंप्यूटर, भौतिक विज्ञान, क्योंकि सेकंड शिफ्ट टेक्निकल वाला जो रहता है काफी डिफिकल्ट पेपर रहता है और काफी डीपली क्वेश्चंस बन रहे हैं। किसी के भी जो है यहाँ पर मान के चलेगा आज की शिफ्ट में 40 या 50 से ज्यादा जो नंबर है किसी के भी नहीं रहे आउट ऑफ 100 में से। तो आप मान के चलेगा सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस जो नंबर रहे वो 40 नंबर रहे, हाईएस्ट आई थिंक 40 या 45, इससे ज्यादा किसी के भी नंबर नहीं रहे। कोई कोई होगा जिसके नंबर ज्यादा आए होंगे, बट अगर हम बात की चले तो 40 से 43 के बीच में ज्यादातर नंबर रहे। तो अगर इतने कम नंबर आ रहे हैं तो पेपर ऑब्वियसली बात है कि टफ होगा, डिफिकल्ट होगा और डीपली चीजें पूछी गई होंगी, और डीपली चीजें किसी को भी याद नहीं रहती है, इसलिए क्वेश्चन यहाँ से पता नहीं चल पाए। जितना भी हमें पता चला है हमने आपको बताने की कोशिश की है। देखिए, गणित में त्रिकोणमिति सबसे, कल भी आपको बताया था, त्रिकोणमिति से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। त्रिकोणमिति आप अच्छे से कर लीजिएगा, साइन थीटा, कॉस थीटा वगैरह जितना भी चीजें हैं आप अच्छे से इसको रट लीजिएगा। इसके अलावा आज प्रायिकता जो है, इससे भी प्रोबेबिलिटी, इससे भी ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिले, और भी कई सारे टॉपिकों से मिले हैं। बाकी यही 2 उन्होंने बताया था, हमने आपको बता दिया है। कंप्यूटर में गाइस टोपोलॉजी, मॉडेम और लेन वगैरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा भौतिक विज्ञान की बात करें तो 10 से 12 क्वेश्चन भौतिक विज्ञान से बने हैं। फिजिक्स से, केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो 5 से 6 क्वेश्चन इसमें बने हैं, और जीव विज्ञान से भी लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं, जैसा कि आपके जीडी में भी क्वेश्चन बन रहे थे, वैसे टेक्निकल में भी क्वेश्चन लगातार जीव विज्ञान से भी बन रहे हैं। बाकी यही हमने बताया है, ये 3-4 चीजें यहाँ से पूछी जाती है, 4-5 चीजें, जो कि गणित, कंप्यूटर, भौतिक और रासायनिक और जीव विज्ञान, इसमें से ही क्वेश्चन आपके बन रहे हैं सेकंड वाले में। और जितने भी क्वेश्चंस मिले हैं वो हमने आपको, क्वेश्चन तो एग्जैक्ट नहीं मिले, जो भी टॉपिक मिले, जितने भी चीजें हमें प्राप्त हुई है हमने आपको सभी बताने की कोशिश की है। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर से बताइएगा। इस वीडियो के पीडीएफ के लिए आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। स्टडी मटेरियल वाला सेक्शन यहाँ पर दिखाई देगा, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा एमपी कांस्टेबल एनालिसिस, उसको क्लिक करेंगे, यहाँ से ऐसे पीडीएफ आपको मिल जाएगी, इनको आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पर भी पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड कर देते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम हमारे एक स्टडी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।